दोस्तों, साल 2025 जल्द ही खत्म होने वाला है। नए साल की शुरुआत होने वाली है। कुछ दिनों में 2026 लग जाएगा। लेकिन हरियाणा में वो कौन सी खबरें हैं जो पूरे साल भर बनी रही, साल भर सोशल मीडिया पर बनी रही, न्यूज़ चैनल के टिकर पे बनी रही, ब्रेकिंग न्यूज़ पर बनी रही और हेडलाइन पर बनी रही। हरियाणा में ऐसी बहुत सारी खबरें हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ हरियाणा और इन खबर हरियाणा। मेरा नाम है आरती रावत। दोस्तों, हरियाणा का बहुचर्चित मनीषा केस, जिसने पूरे हरियाणा को दहला कर रख दिया, जिसने काफ़ी महीनों से, लगातार 4 महीनों से इस विषय पर चर्चा होती रही, इस खबर की लगातार बात होती रही। मनीषा केस अभी तक सुलझा नहीं है। ये केस अनसुलझा रहा। मनीषा का शव मिलना और उसके बाद पहले उसको मर्डर का एंगल देना, फिर सुसाइड का एंगल देना, फिर सीबीआई के हवाले ये केस कर देना। सीबीआई हर एंगल से इस केस की जांच कर रही है। पूरे 4 महीने, पिछले 4 महीने से मनीषा का ये केस हरियाणा में सुर्खियां बटोर रहा है, काफ़ी चर्चा में है। सोशल मीडिया पर भी, न्यूज़ चैनल पे भी, हर जगह इस केस की बात हो रही है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देती हूँ आखिरकार मनीषा केस क्या था। मनीषा केस जिसने पूरे हरियाणा का दिल दहला के रख दिया। 11 अगस्त को मनीषा की मौत हो गई थी, जिसके बाद मनीषा के परिवार वाले उसकी गुमशुदगी की खबर लिखवाने गए थे, लेकिन गुमशुदगी की खबर लिखने से पुलिस वालों ने मना कर दिया था। और 2 दिन बाद मनीषा का शव मिला, जिसके बाद से पूरे हरियाणा में बवाल हो गया था, क्योंकि हरियाणा महिलाओं की सुरक्षा के लिए काफ़ी सुरक्षित राज्य माना जाता है। लेकिन मनीषा के साथ जो कुछ हुआ वो आज तक सामने आ भी नहीं सका। शुरुआत में इसे मर्डर का एंगल दिया गया था। उसके बाद पहला पोस्टमार्टम जो मनीषा का हुआ भिवानी के सिविल अस्पताल में हुआ, जिसमें मनीषा के मर्डर की बात की गई थी। लेकिन उसके 5 दिन बाद, मनीषा की मौत के 5 से 8 दिन बाद ही एक सुसाइड नोट सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा, जिसको महज 1 दिन में हैंडराइटिंग मैच कर दी गई थी। और जब काफ़ी तरह के सवाल उठने लगे, लोगों ने सवाल उठाए, हरियाणा के कुछ इन्फ्लुएंसर ने सवाल उठाए, हरियाणा के भिवानी में जो लोग पहुँच रहे थे, घटनास्थल पर जो लोग पहुँचे थे, काफ़ी तरह के सवाल उठाए, जनसभाओं में सवाल उठाए गए। उसके बाद हरियाणा सरकार पर प्रेशर बना, जिसके बाद ये केस 3 सितंबर को सीबीआई को सौंप दिया गया था। सीबीआई लगातार भिवानी आती जाती रही, पूरे डॉक्यूमेंटेशन रेडी करती रही, मनीषा के पिता से, संजय से बातचीत करती गई, उनके परिवार से और केस से जुड़े हर एक शख्स से पूछताछ करती गई, चाहे वो आइडियल कॉलेज हो, चाहे वो कीटनाशक बेचने वाला शख्स हो, और चाहे वो खेत का मालिक हो। हर किसी से सीबीआई ने बात की। और जिसके बाद मनीषा का एक और पोस्टमार्टम हुआ, तीसरा पोस्टमार्टम हुआ। तीसरा पोस्टमार्टम दिल्ली के एम्स में हुआ, जिसमें मनीषा के एफएसएल और विसरा रिपोर्ट भी थी। और क्योंकि मनीषा का शव बहुत पुराना हो चुका था, उससे काफ़ी कुछ निकल नहीं पाया। लेकिन सीबीआई की तरफ से दोनों एंगल, यानी मर्डर और सुसाइड के एंगल से जांच की गई। सुसाइड नोट की भी जांच हुई, काफ़ी तरह की जांच हुई। लेकिन उसके बाद जब एक वक्त ऐसा भी आ गया जब मनीषा के परिवार वालों और गांव वालों ने ये कहा कि अब बहुत समय बीत चुका है, सीबीआई की तरफ से भी कुछ आश्वासन नहीं मिल रहा है, मनीषा केस में जांच कहां तक पहुंची इसकी भी कोई जानकारी नहीं मिल रही है। जिसके बाद मनीषा के परिवार ने 30 नवंबर को अनशन भी किया और इसके बाद आगे आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। हालांकि मनीषा केस अभी तक भी अनसुलझा है। हत्या और आत्महत्या के बीच में ये गुत्थी अभी तक भी उलझी हुई है। लेकिन हो सकता है आने वाले दिनों में मनीषा केस में आंदोलन भी हो सकता है। गांव वाले दोबारा एकत्रित होकर मनीषा के लिए न्याय की मांग कर सकते हैं। दोस्तों, ये सबसे बड़ा केस हरियाणा में साल 2025 में रहा, जिसने सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोरी। और अभी तक भी मनीषा मामले में न्याय नहीं मिला है, परिवार को न्याय नहीं मिला है। परिवार लगातार सरकार से और पुलिस से, सीबीआई से न्याय की गुहार लगा रहा है। हालांकि भरोसा भी जताया है सीबीआई पर, उन्होंने पूरा भरोसा भी है और डिटेल रिपोर्ट की परिवार की तरफ से मांग की गई है। दोस्तों, ये था मनीषा केस, जिसने पूरे साल भर में सबसे ज़्यादा सुर्खियां हरियाणा में बटोरी। और दूसरा केस है आईपीएस पूरन कुमार। आईपीएस वाई पूरन कुमार ने 7 अक्टूबर को, जब उनकी आईएएस पत्नी अवनीत कौर सीएम सैनी के साथ एक विदेश दौरे पर थी, जापान दौरे पर थी, इन्वेस्टमेंट को लेकर वो दौरा था, और उनके पीछे उन्होंने अपने आप को अपनी ही रिवॉल्वर से, कहा जाता है, गोली मारकर आत्महत्या कर ली। उन्होंने 7 से 8 पन्नों का एक सुसाइड
लेटर भी लिखा था। सुसाइड लेटर में काफ़ी आरोप लगाए गए थे। सुसाइड लेटर में आरोप डीजीपी शत्रुजीत कपूर पे लगाया गया था और भी बहुत अधिकारियों के नाम उस सुसाइड लेटर में लिखे थे। ये कहा गया था कि कुछ उच्च अधिकारी उन पर जातिगत टिप्पणी करते हैं जिनसे वो काफ़ी आहत हो जाते हैं, और ऐसे आरोप लगाने के बाद वाई पूरन कुमार ने सुसाइड कर ली थी। उसके बाद जैसे ही आईएएस पत्नी को पता चला, उसके बाद वो वापस आई और पहले तो शव लेने से भी इनकार कर दिया था। अंतिम संस्कार के लिए वो लोग अड़े रहे कि वो लोग अंतिम संस्कार नहीं करेंगे जब तक जो सुसाइड लेटर में जिनके नाम है उन पर कोई एक्शन नहीं होता है। और उसके बाद एक्शन हुआ। आईएएस पत्नी ने एफआईआर लिखाई। डीजीपी शत्रुजीत कपूर को डीजीपी के पद से हटा दिया गया, और उसके बाद उसके महज एक हफ्ते बाद एएसआई संदीप लाठर की सुसाइड और सुसाइड से पहले उनके वीडियो ने काफ़ी बवाल मचा दिया। काफ़ी सारे सवाल वाई पूरन कुमार पर उठा दिया। एएसआई संदीप लाठर ने एक 6 से 7 मिनट का वीडियो बनाया जिसमें संदीप लाठर ने सारे के सारे आरोप वाई पूरन कुमार पर मढ़ दिए। उन्होंने कहा है कि ये झूठ बोल रहे थे, और जैसे भगत सिंह को अपनी आहुति देनी पड़ी थी वैसे ही उन्हें अपनी जान गंवाकर आहुति देनी पड़ेगी, तभी सच्चाई दुनिया के सामने आएगी। एएसआई संदीप लाठर ने सारे आरोप पूरन कुमार पे लगाए, उनके गनर पे लगाए, और ये कहा कि वो करप्शन में लिप्त थे, उनकी पत्नी भी करप्शन में लिप्त है। और इसी से बचने के लिए जब उन्हें पता था कि उनका पाप का घड़ा भर चुका है, जब पाप का घड़ा भर गया है तो कभी भी फट सकता है, फूट सकता है, उसके बाद इन्होंने सुसाइड वाला ये एंगल अपनाया ताकि कम से कम उनका परिवार सेफ हो जाए। और ये सब आरोप लगाकर एएसआई संदीप लाठर ने भी खुद को गोली मारकर अपने मामा के गांव में एक घर में, उनके मामा के घर पे खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद से पूरा परिवार बिखर गया। सूबे के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी वहाँ पर पहुँचे और हर तरह की जांच और मदद का आश्वासन परिवार को दिया गया। हालांकि अभी तक भी जांच में बहुत ज़्यादा कुछ संदीप लाठर को भी मिला नहीं है, संदीप लाठर के परिवार को मिला भी नहीं है। लगातार पत्नी और माँ लगातार मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस केस के आरोपियों को सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन अभी भी ये केस कहीं ना कहीं अधर में लटका हुआ है। संदीप लाठर के छोटे छोटे बच्चों ने मीडिया में आकर ये भी कहा है कि वो अपने पिता की तरह बनना चाहते हैं। वो वीडियो भी काफ़ी वायरल हुआ था जहाँ पर संदीप लाठर का एक छोटा सा बेटा, काफ़ी छोटा बच्चा है, वो कह रहा है, रोते हुए कह रहा था कि वो अपने पिता की तरह ही बनेगा, वो भी फिर से पुलिस में ही जाएगा और बिल्कुल भी वो डरेगा नहीं। जो कुछ उसके पिताजी के साथ हुआ है ऐसा वो और किसी के साथ होने नहीं देगा। इसके बाद चौथा विषय था हरियाणा में फ्लड। हरियाणा में इस साल इतनी बारिश हुई, बेहिसाब बारिश हुई, जिसने काफ़ी ज़िलों को प्रभावित किया और काफ़ी लोगों को प्रभावित किया। कईयों के तो घर तक बह गए और काफ़ी कुछ नुकसान हरियाणा बाढ़ में झेलना पड़ा। हालांकि सबसे ज़्यादा नुकसान पंजाब के ज़िलों में हुआ, लेकिन हरियाणा के भी काफ़ी सारे ज़िले बाढ़ से प्रभावित रहे। काफ़ी कुछ हरियाणा ने बाढ़ में खोया, बहुत लोगों का नुकसान हुआ, बहुत लोगों के घर तक चले गए, बहुत लोगों के खेत तक चले गए। पिक्चर्स और विजुअल्स ऐसे से देखने को मिले कि नदियों ने रोड को तोड़कर दूसरा बहाव बना लिया, दूसरा रास्ता बना लिया। हरियाणा ने इस बार बाढ़ ने काफ़ी तबाही मचाई। इस सैलाब ने ऐसी तबाही मचाई जो रुकने का नाम भी नहीं ले रही थी। काफ़ी कुछ लोगों का लुट गया था और हरियाणा बाढ़ भी इस साल टीवी की हेडलाइन और टिकर का हिस्सा पूरे 2 महीने बनी रही। इसके बाद साल की शुरुआत में महाकुंभ के दौरान एक बाबा चर्चा में आ गए थे। ये बाबा थे आईआईटी वाले बाबा। आईआईटी बाबा अभय सिंह ने भी सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा बटोरी। न्यूज़ चैनल की हेडलाइन का हिस्सा वो लगातार 2 महीने साल की शुरुआत में बने रहे। किस तरह उनके जो बातें थी उनको याद किया गया। हर किसी ने सोचा कोई इंजीनियरिंग पढ़ के आईआईटी क्रैक करके एक बाबा कैसे बन सकता है। हर कोई उनकी स्टोरी के बारे में जानना चाहता था, हर कोई उनकी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहता था कि आईआईटी जैसी चीज़ें क्रैक करके, आईआईटी जिसको पढ़ने के लिए, एडमिशन लेने के लिए इतने लोग जद्दोजहद करते हैं, सालों मेहनत करते हैं, आईआईटी क्रैक करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद कोई इंसान एक साधु, एक बाबा कैसे बन सकता है। आईआईटी वाले बाबा ने
कुछ यूट्यूबर्स को बहुत नंबर्स भी दिए, इतने ज़्यादा व्यूज़ दिए और एक झटके में अर्श से फर्श पर आ जाने वाले लोग एकदम आसमान में चढ़ गए थे। आईआईटी वाले बाबा ने इस साल हर तरह से सुर्खियां बटोरी और लोगों को अपने आप में सोचने के लिए मजबूर कर दिया गया कि आखिर ज़िंदगी के अंत में आपको सुकून चाहिए। आईआईटी की डिग्री, इंजीनियरिंग की डिग्री कुछ भी काम नहीं आने वाला होता है। आखिर में जीवन में सिर्फ एक चीज़ काम आती है, एक बात काम आती है, वो होता है जीवन का सुकून। आईआईटी वाले बाबा ने कम से कम अपने कृत्य से ये समझा दिया और लोगों को एक तरह से सवाल उन पर छोड़ दिया कि आखिर उन्हें क्या करना चाहिए, जीवन जीने का असली महत्व क्या है। इसके अलावा साल के अंत में राव नरबीर और दादा गौतम यानी राम कुमार गौतम के बयान ने काफी चर्चा बटोरी। और मैं जाट नहीं बन सकूं, या गलती है अर्थम मानो नहीं, काम कितने करवा लो, हमारे काम की कितना काम करवाते हो, पर मैं जाट कहाँ तो बनूं बताओ। राव नरबीर का बयान जाटों को लेकर था, जिसमें उन्होंने एक गांव का जिक्र किया था, इलेक्शन का जिक्र किया था, दौलताबाद का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि वर्धन सिंह को इस गांव में 1200 वोट मिल जाते हैं और उन्हें महज 340 वोट मिलते हैं, जहां 5 से 6 हज़ार वोटों वाला वो गांव है। 15 करोड़ रुपए उन्होंने इलेक्शन के कैंपेन में और न जाने क्या क्या चीज़ों में खर्च कर दिए थे। लेकिन जाटों को मैं रास ही नहीं आता हूँ, लेकिन मैं तो अहीर हूँ, मैं जाट कहाँ से बन जाऊँ। और एक दूसरा बयान राम कुमार गौतम ने दिया था, बटे वो चूरमा खावे था, अरे कुत्ता बैठा था सामने उसके डाले ससुरे के, तो इनके के राज इनसे गया। अब इनके दिमाग में ही रहती है नायब सैनिक क्यों बना, और कुछ नहीं है। राज से राज मारा था, मारा हरियाणा रे उल्लू, हरियाणा सबका है, ये देश सबका है और नायब सैनिक सबका चीफ मिनिस्टर है। गरीब घर का बालक और गरीबी को अच्छी तरह समझता है, सबका रखवाला है, सबकी रक्षा करता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। लेकिन कई भाई सुते बैठते उठते रोंदे हंसते नायब सैनिक ने कोसे, इसका बिगाड़ नहीं सकते कुछ भी। आगे भी आओगे थारा लगदार बिगाड़ लियो के बिगाड़ोगे। जिसके बाद जाट वर्सेस पंडित भी होने लगा था। उस बयान में एक हरियाणवी स्लैंग यूज करके दरअसल चौटाला परिवार पर निशाना साधने की कोशिश की थी, लेकिन दादा गौतम ने ये सफाई भी दी थी, क्लैरिफाई भी किया था, उनका कोई भी बयान जाटों को लेकर नहीं था। उन्होंने ये कहा कि जाटों ने ही उन्हें बनाया है, जाटों से बहुत प्यार मोहब्बत करते हैं। नायब सिंह सैनी जिस तरह से काम कर रहे हैं, गरीब परिवार का होकर काम कर रहे हैं, सैनी समाज से आते हैं और पूरे राज्य के लिए काम कर रहे हैं, उस तरह देखकर कुछ लोगों को जलन होती है और उस बात को, उस पूरे बयान को एक तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और जाटों की राजनीति यहाँ शुरू होने लगी। हालांकि फिलहाल ये बयान और बवाल काबू में दिखता है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इस बयान ने भी हरियाणा की राजनीति में काफ़ी सुर्खियाँ बटोरी हैं। इसके साथ साथ कांग्रेस का संविधान बचाओ अभियान 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी ने बिहार के फर्स्ट फेज की वोटिंग से एक दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें ब्राज़ील की मॉडल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि ब्राज़ील की मॉडल आती है 10 पोलिंग बूथ में 22 जगह अलग अलग जगह वोट डालकर चली जाती है, जिसके बाद ब्राज़ीलियन मॉडल का भी जवाब आ गया था। उन्होंने सारे आरोप निराधार बताए थे और राहुल गांधी पर ही पलटवार कर दिया था, जिसको लेकर 11 नवंबर को कांग्रेस की तरफ से 22 जिलों की एक यात्रा शुरू हुई। इस अभियान में ये कहा गया कि जनता को वो लोग जागरूक करेंगे और बताएंगे कि बीजेपी ने किस तरह वोट चोरी करके सत्ता को हासिल किया है, सत्ता पर काबिज हुई है। ये अभियान 12 दिसंबर को ख़त्म होना है और इस बयान ने भी काफ़ी सुर्खियाँ बटोरी, क्योंकि इतना जन सैलाब उन्हें मिला नहीं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से कोशिश पूरी की गई। कांग्रेस की तरफ से ये भी कोशिश की गई कि जितने भी चुनाव बीजेपी जीतती है वो वोट चोरी करके ही जीतती है। और सबसे आखिर में जिसको लेकर पूरे पिछले 11 सालों से सवाल उठ रहे थे कि कांग्रेस का सीएलपी कौन होगा, कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा और कांग्रेस का संगठन कब बनकर तैयार होगा। इस साल कांग्रेस का संगठन
आखिरकार बनकर तैयार हो गया, जैसा कि कम से कम ऑन पेपर्स दिखता है। कांग्रेस के CLP भी चुन लिए गए। हमेशा से यही कहा जाता था कि हरियाणा कांग्रेस की कमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में है, वो ऑन पेपर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में आ गई। कांग्रेस पर कलेबाजी और गुटबाजी के लगातार आरोप लगते थे और उन आरोपों को हटाते हुए, खारिज करते हुए कांग्रेस ने अपना अध्यक्ष भी चुन लिया। राव नरेंद्र को अध्यक्ष चुना गया, जिनके ऊपर आरोप भी लगने लगे। उसके बाद अध्यक्ष चुने जाने के बाद भी कांग्रेस के कुछ लोगों ने इस बात का विरोध किया कि उन पर खुद करप्शन के चार्जेस हैं। कांग्रेस पार्टी को और शीर्ष नेतृत्व को सोचना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस का संगठन आखिरकार 11 साल में बन गया और कांग्रेस का नेता हुड्डा को फिर से चुन लिया गया। कलेबाजी गुटबाजी के जो आरोप हैं वो लगातार लगते रहेंगे, जारी रहेंगे। तो दोस्तों, ये कुछ खबरें थी जिन्होंने पूरे साल भर अपनी जगह बनाए रखी। हरियाणा में आज तक भी ये सारे खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं, क्योंकि अभी तक भी इनमें से काफ़ी केसेस में कोई कंक्लूजन मिला नहीं है। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।